नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महान व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी, जो हमारे भारत के वायुवृद्ध आदर्शवादी के रूप में जाने जाते हैं। इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान जानने से पहले इनके कुछ शुरुआती पृष्ठभूमि और जानकारी कर ले तो अति उत्तम है। आपको मतलब दादा भाई नौरोजी, कहें क्या नेहरू भी लिखा मिलता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा, ये भारत के एक महान राजनीतिक के रूप में जाने जाते हैं, आदर्शवादी के रूप में जाने जाते हैं, राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, एक महान उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं, एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, एक शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं आदि। शुरुआती दौर इनका बड़ा कष्टकारी रहा, क्योंकि जब ये अल्पायु में थे, ये जब 4 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। उस समय स्थिति थोड़ी सी विषम हो जाती है। अब जान ही रहे हैं, जब पिता का ऐसी परिस्थिति में साया उठ जाता है तो बच्चों पर थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये महान व्यक्तित्व के धनी थे, इनको आगे बढ़ना था। जैसे सूरज को कोई भी बदली रोक नहीं सकती, और आने वाले समय में इनको भारत के क्षेत्र में चमकना था, समाज सुधार के क्षेत्र में आना था, भारतीयों का एक मार्गदर्शन करना था। इसी के कारण ये इस अल्पायु में विषम परिस्थिति के बाद भी ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। इनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि आगे बढ़ना है। वो शुरू से मेधावी थे। ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और लंदन अध्ययन किए। उसके बाद इनके बारे में कहा जाता है ये सबसे कम उम्र के भारतीय थे जो लंदन में मैथ के प्रोफेसर बने। उच्च शिक्षा लेने के बाद ये 25 वर्ष की आयु में एल्फिस्टन में प्रोफेसर मैथ विषय के बने। एल्फिस्टन कॉलेज का नाम है, कहीं के थोड़ा सा भिन्न लिखा मिलता है, इसलिए भ्रमित ना होइएगा। विदेशी नाम है, विभिन्न बुक में एक दो थोड़ा कुछ अक्षर भिन्न होता है। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज में मैथ के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर के रूप में जाने जाते। उस समय इनकी आयु 25 वर्ष की थी और इनका जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को हुआ था बम्बई। नेहरू जी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई में हुआ था और इनका देहांत 30 जून 1917 में हुआ था। ये पारसी धर्म से संबंधित थे। ये नेहरू जी पारसी धर्म से संबंधित थे और इनके पिता का नाम नेरोजी पलाजी डोरडी था, क्योंकि पारसी नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब ये और इनकी पत्नी का नाम गुलबाई था। ऐसा कहा जाता है, विभिन्न बुक में मिलता है कि ये जब 11 वर्ष के थे तो इनकी अल्पायु में विवाह हो गया। उस समय इनकी पत्नी की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। अब इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाई। इनको कह सकते हैं कि हमारे जितने महापुरुष रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी या गोखले, ये उनके पहले के उदारवादी नेता रहे हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये प्राचीन सबसे पुराने उदारवादी नेता के रूप में इनकी छवि है, इनको जाना जाता है। और इनके बारे में और बता दें, इनको जो इनका उपनाम या अन्य नाम जाना जाता है वायुवृद्ध पुरुष। वायुवृद्ध पुरुष कौन है? तो नेहरू जी हैं। वृद्ध पितामह के रूप में भी इनको जाना जाता है, नेहरू जी, दादा भाई नौरोजी जी। एवं इनको इंग्लिश में भी जो संबोधन किया जाता है उसकी भी चर्चा कर दे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड मतलब पुराने, जो भारत सबसे पुराने पुरुष के रूप में अगर कहा जाए राजनीतिक क्षेत्र में, उदारवादी क्षेत्र में, इनका नाम आता है दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने 1892 ईस्वी में, ये भी प्रथम भारतीय थे जो अब बताने जा रहे हैं। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार में हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें लोकसभा राज्यसभा होती है, तो भारत में कह सकते हैं लोकसभा। यहाँ की लोकसभा और वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न आता है कि भारत के वो कौन उदारवादी नेता थे जो इंग्लैंड में या विदेश में हाउस ऑफ कॉमन्स
लोकसभा में सदस्य के रूप में चुने गए। तो इनका नाम आता दादा भाई नौरोजी, यानी प्रथम भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अब इनके विचारों में जाने। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न के रूप में भी बन के आता है, उस पर चर्चा कर ले। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुनः सुन लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। वो आज भी प्रसिद्ध है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें ये पाठ्यक्रम रहता है। अब उसमें इन्होंने क्या लिखा उसकी चर्चा कर लें। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारतीय जो निर्धन है, जो भारतीय लोग गरीब है, उसका जो प्रमुख कारण है अंग्रेजों का आर्थिक शोषण या अंग्रेजों का शोषण। यानी अपने बातों के तरीके से, अपने विचारों से, पुस्तक के माध्यम से लोगों को ये जागृत करना चाहते थे कि जो आप निर्धन है, गरीब है, जो आज स्थिति आपकी पिछड़ी है, उसके पीछे अंग्रेजों का शोषण है। उस पर चर्चा कर। इसके बाद जो इनकी पुस्तक है, अभी जो नाम लिए है, ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाइबिल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बाइबिल के नाम से या बाइबिल किस पुस्तक को कहते हैं, तो उसका उत्तर हुआ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने कहा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले, कि भारतीय जो है उनकी निर्धनता का कारण, गरीबी का कारण अंग्रेज है, अंग्रेज नीति है। जैसे आप जान रहे हैं कि भारत किसानों का देश रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, अन्य लोग रहते हैं। जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो वो इन सारी चीजों को, कृषि संबंधी, व्यापार संबंधी सारी व्यवस्थाओं को नष्ट किए। क्यों, किस प्रकार से? जानते थे कि अगर आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो वो अंग्रेजों का सामना करेंगे, विरोध करेंगे। जब अपने परेशान रहेंगे तो वो इस ओर ध्यान नहीं देंगे, और विदेशों से सामान का आयात करके वो भारत में बेचते थे। एक अच्छे बड़े बाजार के रूप में भारत में सामान मंगाने लगे, आयात भी नहीं शुल्क लगता था। और भारत का जो पैसा था, जब विदेश से सामान भारत आएगा, बिकेगा और आकर्षक और सस्ता होगा, क्योंकि सीमा शुल्क लगेगा नहीं, क्योंकि सरकार इनकी थी, सीमा शुल्क नहीं लगेगा तो वो मूल्य सस्ता होगा और भारत में बिकने लगा। और इस प्रकार जब भारत का उत्पादन या भारत की वस्तु भारत में ही नहीं बिकेगी तो बाहर कहाँ जाएगी? तो इस प्रकार धीरे धीरे भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे, उससे जुड़े अन्य लोग नष्ट होने लगे, व्यापारी नष्ट होने लगे और इनका उद्योग बढ़ने लगा। तो दादा भाई नौरोजी अपने बुक में लिखा है कि भारतीयों के गरीबी का कारण अंग्रेज की नीति है, अंग्रेज का शोषणपन है, एवं भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा है। अभी का है, जब आप किसी विदेशी चीज को खरीदते हैं तो आपका जो मूल पैसा है, जो मूल्य अदा करते हैं, वो विदेश जाता है। यानी अपने देश का पैसा विदेश जब जाएगा तो धीरे धीरे ये देश आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की हमेशा चर्चा करते रहते हैं। बहिष्कार आंदोलन का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में पद सरकारी पद एवं सेवा एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और इस समय 2020 चल रहा है और आजकल आप देख रहे हैं जैसा भारत का विरोध कर रहा है बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत चीनी सामान का। तो इसके पहले भी वही था, थोड़ा सा विषय वस्तु वाले थे, अंग्रेज थे, कि भारत में विदेशी अर्थात चीन से बने वस्तु, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, पेन हो आदि का भारतीय लोग प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो पड़ोसी होने के बाद भी हमारे हित के बारे में नहीं सोच रहा है, भारत का अहित कर रहा है। तो हम अपना पैसा क्यों या अपना जो सामान खरीदते हैं, हम अपना सामान खरीद के उसको क्यों धनवान करें, अमीर बनाए, मजबूत बनाए। हम अपने देश में बने वस्तुओं को खरीदेंगे या हम उनको प्रोत्साहन देंगे। जिस प्रकार हमारा जो पैसा है हमारे देश में रहेगा, हमारे भाइयों को व्यापारी और अन्य वर्गों में जाएगा, वो विकसित होंगे। तो वो आंदोलन आज भी चल रहा है, उसका स्वरूप चेंज हो सकता है लेकिन उसका उद्देश्य वही है। बहिष्कार का मतलब है विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, और स्वदेशी आंदोलन का मतलब है अपने देश में बनी वस्तुओं को खरीदना। अब आगे देखते हैं, इनका कुछ विचार जान लेते हैं। इनकी एक साप्ताहिकी समाचार पत्र, उसकी चर्चा कर लें। ये गुजराती में है, साप्ताहिकी पत्र 1851 ईस्वी में बना, जिसका नाम है रस्त गफ्तार। ये भी कहीं थोड़ा सा अलग नाम से मिलता है, रस्त गफ्तार, जिसका अब हम शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं सच्चा अखबार।
यानी जो सच्चा अखबार था, इस नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र 1851 ईस्वी में गुजराती भाषा में संपादित किया एवं लोगों को बताए समाज का आईना जो समाज में चल रहा है। जैसे कहते हैं अखबार है, टीवी है या मीडिया है, समाज का आईना होती, जो समाज में सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना एवं उनको जन जागरण करना, उनको चेतना को जागृत करना कि उठो जागो और अपने अधिकार के प्रति सचेत हो। तो इस प्रकार अपने समाचार के माध्यम से भी लोगों में जन जागरण करने के लिए इन्होंने अपना जो व्यक्तित्व था, अपने गुण को इसमें लगाया, दिखाया और बहुत कुछ इनको सफलता भी मिली। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि महान आदर्शवादी थे, महान उदारवादी थे और इनके सारे लोग जो महान व्यक्तित्व का नाम हम ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं, गांधी जी हो गए, चाहे गोखले जी हो गए या जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब इनका सम्मान करते थे क्योंकि ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, ये उदारवादी नेता थे। अब इनका एक विचार भी चर्चा करते हैं जो आगे इनके हर आंदोलन में या समाज सुधार विचार में आएगा। जो इनका विचार था कि हम समाज की सहायता से आगे बढ़ते हैं, हम मतलब भारतीय, हम समाज की सहायता से आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें पूरा मन से समाज की सेवा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसमें समाज का योगदान होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए हैं, इस काबिल हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, धन संपदा आ गई है, विकसित हो गए हैं, तो हमको समाज की भी सेवा करना चाहिए। जब हम समाज की सहायता से आगे बढ़े हैं और इस काबिल हो गए हैं तो हम समाज की सहायता करना चाहिए। अर्थात जो समाज में आसपास अज्ञानता फैला है या संकीर्ण विचारधारा है या लोगों में किसी प्रकार की अगर कमी है, अज्ञानता है, तो उसको दूर करना, जन जागरण करना चाहिए, जिससे समाज भी आगे बढ़े। समाज का मतलब जो उसमें लोग रह रहे हैं जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं, किसी कारण भी वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे लेके चलना है, क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, सामान्य लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं। एक और इनका विचार है कि बता दें कि ये कहते थे जो सरकार को पशु बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सरकार मतलब अंग्रेज को भारत में पशु बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि नैतिक बल का प्रयोग करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि जो सरकार है भारत में, अंग्रेजी सरकार है, उसको भारतीय जनता पर शासन करने के लिए पशु बल का मतलब होता है सबको एक ही लाठी से हाँक देना, उनके बाद विचार भावनाओं को ध्यान में न रखना, सुख सुविधा का ध्यान में न रखना। तो वही विचार इन्होंने रखा कि सरकार को पशु बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि शासन के लिए नैतिक बल का प्रयोग करना चाहिए। नैतिक बल का मतलब होता है जो उचित हो, विकास में सहायक हो। इस प्रकार के विचार रखते थे। एक महान ये विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके ये व्यक्तित्व के धनी थे, सब कुछ इनके पास था। अब अगले वीडियो में हम इनकी आंदोलन के में जो इन्होंने योगदान किया है उसकी चर्चा करेंगे।